हेलो दोस्तों, मैं महेश कोहली थैंक्स सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला किया है? ठीक है, अमेरिका ने, जापान, ब्रिटेन या फ्रांस ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर पाउंड पर चित्रित की जाएगी। पहले अश्वेत व्यक्ति है। अश्वेत व्यक्ति क्यों बोला गया है? क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को काला व्यक्ति कहते थे। ठीक है, तो इसी कारण से कहा गया है कि महात्मा गांधी पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर पाउंड पर चित्रित की जाएगी। पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। जापान की मुद्रा जापानी येन है और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। ये सब भी क्वेश्चन हम लोगों को करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी देश का क्या मुद्रा है, तो इसलिए हम लोग को ये भी जानना है। और हमारा आंसर क्या हो गया? तो सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद पूरी अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। अब पूरी दुनिया में केवल 2 देश में ही पोलियो वायरस बच गया है। ये 2 देश कौन से हैं? ठीक है, सूडान और सीरिया है, नहीं है। ये अफगानिस्तान और ईरान नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ठीक है, केवल अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पोलियो बच गया है। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं इसका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद पूरी अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब पूरी दुनिया में केवल 2 ही देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पोलियो वायरस से प्रभावित देश हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो 1988 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान तथा चीन के मध्य पूर्व क्षेत्र में झेलम नदी पर कितने मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं और कितने मेगावाट की वो है? तो वो कितने मेगावाट की है? तो वो 700 मेगावाट की, 1000 मेगावाट, 500 या 1500 मेगावाट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 700 मेगावाट की है। आइए देख लेते हैं व्याख्या में। पाकिस्तान और चीन के मध्य पूर्व के क्षेत्र में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले दोनों देशों के मध्य कोहाला जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। ठीक है, कोहाला जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौता हुआ था और इस परियोजना में कितना ये था? तो 1124 मेगावाट था। ठीक है, कोहाला में कितना था? तो 1124 मेगावाट था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पैंगोंग त्सो क्षेत्र को लेकर भारत तथा चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। विवादित सीमा पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो ये पैंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और लद्दाख जम्मू कश्मीर से कब अलग होता है? तो पिछले साल अलग हुआ है। ठीक है, 2020 में। इसको भी याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पैंगोंग त्सो क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। विवादित सीमा पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को अन्य किन
किन देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष 2021 से 22 के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या, कनाडा, आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे, अर्जेंटीना, मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे, या आयरलैंड, मेक्सिको, पाकिस्तान और नॉर्वे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या और नॉर्वे के साथ भारत को गैर स्थायी सदस्य देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसका व्याख्या ये देख लेते हैं। हाल ही में भारत को आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या तथा नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक वर्ष कितने गैर स्थायी सदस्यों को चुना जाता है। तो 5 गैर स्थायी सदस्यों को चुना जाता है, जिसमें कि 5 में से भारत को चुना गया है। ठीक है, और अन्य 4 कौन कौन देश है? तो अन्य 4 हो गए कौन कौन से देश? तो आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या और नॉर्वे हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान किस देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो किसने समाप्त कर दिया अपने संबंधों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन, भारत, ईरान या अमेरिका। तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, पिछले वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्धारित इस धन का पूरी दुनिया भर की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक परिवहन के सभी प्रारूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, उसने क्या किया है कि सार्वजनिक परिवहन का जितने भी प्रारूप है सबको निःशुल्क बना दिया है उस देश ने। कौन सा देश है? क्रोएशिया, पोलैंड, लग्जमबर्ग या यूके। तो हमारा आंसर है लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग यूरोप का सार्वजनिक परिवहन के सभी प्रारूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है। इससे क्या होगा? ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि लोग अब पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनका फ्री में ट्रेवल हो जाएगा। तो जिससे पर्सनल गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो रोड में गाड़ियाँ कम रहेंगी, तो इससे ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण भी बचेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है लग्जमबर्ग देश का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य बनाने का निर्णय उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत लिया गया है? ठीक है, नाटो का 30वां सदस्य किसको बनाना है? ठीक है, तो ए नंबर में देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया को, उत्तरी आयरलैंड बी नंबर, सी स्वीडन या फिर पाकिस्तान। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया। इसको देखिए याद कैसे रखेंगे? देखिए इसमें एन है तो एन मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी 30वां देश में भी नॉर्थ है, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इस याद रहेगा। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया को नाटो का 30वां सदस्य बनाने का निर्णय उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत लिया गया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। इसको भी याद रखना है कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई है और नाटो का वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं और 12 संस्थापक सदस्य देश हैं। ठीक है, और जब संस्थापना किया गया था तो इसका सदस्य देश कितना था? तो 12 था। ठीक है, तो ये सदस्य देश का नाम है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
और बाकी का नाम नीचे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में क्या क्या है गया है? तो बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। आइए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट मतलब क्या होता है? नरवान गण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। दूसरा अगर ये है, इसका मतलब पहला भी है, तो पहला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। यदि पूछा जाए कि बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए केंद्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई है, तो क्या आंसर होगा? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक है, अच्छा, जो प्राइमेट होता है, ठीक है, मतलब कि नरवान गण, इसमें कौन कौन से प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं? तो इस समूह में स्तनपायी प्राणी आते हैं। कौन कौन से? तो लीमर, लोरीज, टायरसयर और बंदर, वानर और मनुष्य आदि को शामिल किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, फ्रांस ने, सऊदी अरब, यूके या अमेरिका ने? देखिए, लीजन ऑफ मेरिट जो पुरस्कार है, ये अमेरिका का जो सबसे शीर्ष सम्मान है उनमें से एक सम्मान है। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और यह सम्मान नरेंद्र मोदी की ओर से कौन लेगा? तो अमेरिका में जो भारतीय एम्बेसडर है, कौन है? तो तरनजीत सिंधु। ठीक है, तरनजीत सिंधु, उन्होंने ये सम्मान को रिसीव किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 और 2 में क्या दिया गया? सबसे पहले नियंत्रक मंडल की स्थापना। ठीक है, नियंत्रक मंडल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 84 के तहत नियंत्रक मंडल बोर्ड की स्थापना की जाती है, 1784। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, उसको व्यापारिक कार्यों के लिए का उत्तरदायित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाता है, और जो राजनीतिक या जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, नियंत्रक मंडल बनाया जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। राज्य सचिव होते हैं, राज्य सचिव, वित्त सचिव होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इंग्लैंड की सरकार करता है। और इसका जो वेतन दिया जाता है वो भारतीय राजस्व से दिया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता है ये राज्य सचिव ही होता है। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखिए, जब विनियमन अधिनियम 1773 बना था तभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है। ठीक है, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश पहला किसको बनाया जाता है? तो सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है, सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। और 3 अन्य न्यायाधीश भी रहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन रहते हैं? तो उसका नाम रहता है चेम्बर्स, लेमेंस्टेयर और लिमेंस्टेयर। ठीक है, लिमेंस्टेयर और हाइट। ठीक है, ये 3 रहते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। फिर देखिए, तो हम इसका हो गया तब 2, इसका 1 हो गया। अब ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ठीक है, किस एक्ट के तहत प्रदान की गई है? तो ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति
चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, और चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। केवल बस अफीम और चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में मतलब कि एकाधिकार को रखा गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति देखिए 4 हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया। और किसको बनाया गया था? तो विधि सदस्य तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था चार्टर अधिनियम 1833 में कि भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। ठीक है, भारत में शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। यह भी प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 में बना। तो हमारा आंसर इस तरह से क्या हो जा रहा है? देखिए 2, इधर से 1, इधर से 3 और इधर से 4। ठीक है, तो 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 बी नंबर में है। ठीक है, ये देखिए बी नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 द्वारा कंपनी की राजनीति के कार्यकलापों को अलग कर दिया गया और कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के दौरान भारत में अनुमति दे दी गई। साथ ही में भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और साथ ही गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है 1 और 2 में। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अच्छा देखिए कूट का सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, तो ये देखिए सही है। ठीक है, अनुच्छेद 5 देखिए नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की स्थापना और संगठन निगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो ये चारों जो है सही सम्मिलित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? अनुच्छेद 17 विधि की समझ समानता। ठीक है, अनुच्छेद 78 देखिए इसमें क्या बोला गया है? कौन सही सम्मिलित है? इसका मतलब कि जो 3 है वो गलत सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है? विधि की समझ समानता देखिए ये वाला नहीं है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन इसमें नहीं है। अनुच्छेद 152 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते नहीं है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े, तो यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में देखिए क्या है? तो अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का जो अंत है उससे संबंधित कानून इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 78 में क्या दिया हुआ है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग अब व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।
संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है, इमरजेंसी का। और भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि देखिए कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल का उपबंध लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाग A9 देखिए, भाग 9 का संबंध किससे है, तो भाग 9 का संबंध पंचायत से है। ठीक है, और भाग 8 जो है इसका संबंध किससे है, तो इस संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और भाग 9 का जो क है वो किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 4 का क जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, सबसे पहले 3, और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखिए किसमें है। ठीक है, 3 1 2, अच्छा 1 मिनट सॉरी, इसका C का 4 होगा। ठीक है, और 9 का जो क है ना, ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये जो है ये मिस्टेक हुआ है, भाग 9 का जो क है ये नगर पालिका से संबंधित है, और जो 4 का क है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो C का इसलिए 4 हो जाएगा, और D का क्या हो जाएगा 2। तो हमारा A आंसर जो है वो सही होगा। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। भाग 9 का क में नगर पालिका से संबंधित है, इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। और भाग 4 मूल कर्तव्यों से संबंधित है, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, इसको बाजार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होता है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होगा, 1 माह के अंदर, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनाव कीजिए। कथन ए देखिए क्या है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये गलत है। ठीक है, कि संघीय वित्त आयोग की भूमिका इसमें होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय में बना हुआ है। देखिए ये सही है। ठीक है, राज्य विषय का अभी भी हिस्सा है स्थानीय शासन। ठीक है, अच्छा स्थानीय शासन या स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है, तो देखिए स्थानीय निकाय जो हो गया वो 2 प्रकार को हम लोग उसको बोल सकते हैं स्थानीय निकाय को, कि एक तो ग्रामीण हो गया और एक तो नगरीय निकाय। तो जो ग्रामीण निकाय हो गया उसके अंतर्गत जिला पंचायत आएगा, जो जनपद पंचायत होता है वो आएगा, और ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है, और जो नगर निकाय हो गया, नगर निकाय, इसके अंतर्गत नगर निगम आएगा, नगर पालिका परिषद आता है, और जो नगर पंचायत है वो आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा हमारा आंसर नहीं किया ना इसका, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आर गलत सही है और ए गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। देखिए डी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की,
तो D.R. गाडगिल ने, V.K.R.V. राव ने, मनमोहन सिंह या Y.V. अलग ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, B.K.R.V. राव ने। ठीक है, आइए हम लोग इसको व्याख्या में देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कांचीपुरम, तमिलनाडु में 1908 ईस्वी में जन्मे विजेंद्रा कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। ठीक है, मतलब कि V.K.R.V. राव, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? V.K.R.V. राव। इनको तो विजेंद्रा कस्तूरी रंगा वरदराजा राव को। ठीक है, इन्होंने देखिए लेख लिखा है, ये सब भी याद रखना है कि किसके विषय में कब कब लेख लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इन्होंने टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया, ठीक है, इनाम याद रखिएगा, टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया पर लेख लिखा है। ठीक है, V.K.R.V. राव ने 1931 पे लिखा है। और क्या लेख लिखा है? देखिए, NMs ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, NSA ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, इस पर लेख लिखा है कब? तो 1936 में। और देखिए लेख लिखा है द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन पर लेख लिखे हैं 1940 में। आदि लेखों से भारत में आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इनके द्वारा जो लिखे गए लेख है, इनके द्वारा आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में सेवा कर किस सिफारिश से लागू हुआ था? तो भारत में सेवा कर देखिए किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? क्लेकर समिति, राज्य चिलेया समिति, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राज्य चिलेया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लागू हुआ था। ठीक है, कब से लागू हुआ? देखिए तो 1994-95 की केंद्रीय बजट में इसको लागू किया गया था। और शुरू में 3 सेवाएं पर कर लगता था। ठीक है, किस पे? टेलीफोन सेवा पर, सामान्य बीमा और स्टॉक ब्रोकर्स पर कर लगता था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 121 सेवाओं पर सेवा कर लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वर्तमान में कितना में? तो 121 सेवाओं पर ये सेवा कर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैंक दर से आश्चर्य क्या है? ठीक है, साहूकार द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, ये देखिए नहीं है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंक जो ब्याज दर लेते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर तो क्या बच गया? देखिए डी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, जब जो वाणिज्य बैंक क्या करता है कि RBI से लोन लेता है। ठीक है, RBI से लोन लेता है कौन? वाणिज्य बैंक। तब क्या होता है कि जब ये अल्प अवधि के लिए नहीं लेकर दीर्घकाल के लिए लेता है तो जो हम इसको ब्याज देना पड़ता है RBI को, उस रेट को हम लोग बोलते हैं क्या? बैंक दर। और ये अल्पकाल की अगर अवधि के लिए ऋण लेता है कोई भी वाणिज्य बैंक, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, और जो बैंक दर होता है उस पर बिलों का डिस्काउंट भी किया जाता है। आइए हम लोग इसको व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए, जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पूर्ण कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। व्यावहारिक रूप से यह वह दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह दर वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित है। ठीक है, तो निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो ये तो पता ही है आप लोगों को, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। आइए फिर भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है और इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।